जय हिंद दोस्तों। इम्पैक्ट एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। हमारी कंप्यूटर की जो क्लासेस चल रही हैं उनमें हमारी ये जो नेक्स्ट क्लास है ये है हमारी इंटरनेट और ईमेल के बारे में। ठीक है कि इंटरनेट और ईमेल से जो रिलेटेड क्वेश्चंस हैं एग्जाम में वो पूछे जाते हैं, तो उनके बारे में देखते हैं, डिस्कस करते हैं कि वो कैसे सवाल पूछे जाते हैं और क्या क्या चीजें हमें उसमें पता होनी चाहिए, क्या क्या हमें समझना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, इंटरनेट की अगर हम शुरुआत करें, जैसा कि हम पहले भी बात कर चुके हैं कि इंटरनेट की अगर शुरुआत की बात करें तो ये आया था हमारा 1983 में। ठीक है, और फादर ऑफ इंटरनेट किसे कहते हैं? विंड सर्फ को। ठीक है, विंड सर्फ इनको बोलते हैं फादर ऑफ इंटरनेट। और किस लिए बोलते हैं? क्योंकि इन्होंने इस समय पे क्या बनाया था, एक प्रोटोकॉल बनाया था, टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल। और इसी को आज के समय में किस नाम से जाना जाता है? इंटरनेट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब इंटरनेट पे ये आपका 1983 में आ गया। उसके बाद 1989 से लेकर 1991 तक, ठीक है, 1991 तक आपकी तीन चीजों की खोज हुई। एक तो वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है, एक एचटीएमएल भाषा, एचटीएमएल लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है, और एक इंटरनेट ब्राउजर। इंटरनेट ब्राउजर, इन तीन चीजों की खोज हुई 89 से लेके 91 के बीच में। और इन्हीं तीनों चीजों की खोज जो है वो किसने की थी? टिम बर्नर्स ली ने। किसने? टिम बर्नर ली ने। अब आपसे पूछा जाए फादर ऑफ इंटरनेट कौन है, तो विंडसर। आपसे पूछा जाए फादर ऑफ डब्ल्यू यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब कौन है? वर्ल्ड वाइड वेब कौन है? तो वो टिम बर्नर ली। फादर ऑफ एचटीएमएल कौन है? टिम बर्नर ली। एचटीएमएल भाषा किस भाषा से बनाई गई है? एसजीएमएल से। ये एक एग्जाम में पूछा जा चुका है। एसजीएमएल से ही क्या बनी है? एचटीएमएल। और पहला इंटरनेट ब्राउजर किसने बनाया, या फादर ऑफ इंटरनेट ब्राउजर कौन है? टिम बर्नर ली। ठीक है, आज के समय हम इंटरनेट का सबसे अधिक उपयोग करते हैं डॉक्यूमेंट्स वगैरह भेजने के लिए, और एक हम यूज करते हैं ईमेल भेजने के लिए। ठीक है, ईमेल। तो हम पहले जानेंगे ईमेल के बारे में, फिर जानेंगे ये वर्ल्ड वाइड वेब है क्या उसके बारे में। ठीक है, कैसे सवाल पूछे जाते हैं। सबसे पहले देखो, ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल की अगर आपसे फुल फॉर्म पूछ ली जाए तो वो क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मेल। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मेल। और ईमेल की खोज कब हुई थी? 1971 में। ठीक है, 1971 में किसने की थी? रे टॉमिल्सन ने। रे या फिर रेमंड, इनका जो पूरा नाम है वो है रेमंड टॉमिल्सन। ठीक है, इन्होंने ईमेल की खोज की थी। कहाँ पर की थी? एक संस्था थी अर्पानेट, वहां पर, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ठीक है, वहां पर इसकी खोज की थी ईमेल की 1971 में। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा कि जो इंटरनेट है जिसपे हम ईमेल भेज रहे हैं, वो इंटरनेट तो आया है 1983 में जो हम यूज कर रहे हैं अभी आज के समय, लेकिन ईमेल कब आई थी? 1971 में आई थी। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। अब ईमेल का मतलब क्या है? जैसे पहले हम मेल कैसे भेजते थे? पहले तो क्या, अभी भी भेज रहे हैं, ऐसा नहीं है कि अभी नहीं भेज रहे। यानी मेल यानी कि पत्र, लेटर्स, वो कैसे भेजते थे? बाई पोस्ट। ठीक है, हमारे इंडिया पोस्ट है, भारतीय डाक से हम वो पोस्टें भेजते थे। पेपर पे लिखा हुआ है कुछ, हमने वो भेजा है। ठीक है, जहां भेजा है उसका एड्रेस डाल दिया, और हमने किसने, कौन भेज रहा है उसका एड्रेस डाल दिया, और उसको हमने बाई पोस्ट भेज दिया। पहले ऐसा सिस्टम था, वो भी चल रहा है, वो बंद नहीं हुआ है। लेकिन अब जमाना जो है वो थोड़ा स्पीड पकड़ रहा है। आज के टाइम जो है ना, चीजें स्पीड से हो रही हैं सारी, तो हमें इंटरनेट की जरूरत पड़ेगी। क्यों ना हम ये मेल से ही जो है कम्युनिकेशन थोड़ा जल्दी बढ़ा लें इसको। क्योंकि हमें अगर मेल का यूज करना आता है और सामने वाले को मेल का यूज करना आता है, फिर किस लिए लेटर भेजना है, उसमें समय लगता है काफी। ये थोड़ा स्पीडली हो जाता है, तो जल्दी। तो हम ये बोल सकते हैं कि मेल को इंटरनेट की सहायता से भेजना, ठीक है, या नेटवर्क की सहायता से भेजना, तो वो हो जाता है आपका ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल। ठीक है, अब जितने भी ये हैं आपके
आपने जितने भी नाम सुने हो, जीमेल, याहू मेल, जीमेल, याहू मेल, हॉटमेल, ठीक है, ये सारे क्या है, ईमेल सर्विस प्रोवाइडर है। ये सारे के सारे क्या है, ईमेल सर्विस प्रोवाइडर हैं, जो आपको ईमेल की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, ये सर्विस देते हैं ईमेल की। तो आप ये मत समझिएगा कि जीमेल मतलब ईमेल, नहीं। ईमेल तो क्या है, मेल भेजना, ऑनलाइन मेल भेजना है, वो तो हो गया आपका ईमेल। उसकी सर्विस देने वाले कौन कौन लोग हैं, तो जीमेल है, याहू मेल है, हॉटमेल है, रेडिफ मेल है, इंडिया मेल है, मतलब बहुत सारे मेल सर्विस प्रोवाइडर हैं। ठीक है, तो वो आप अपनी चॉइस के हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हो, जो आपको बेहतर लगे, जो आपको अच्छा लगे, वो आप यूज कर सकते हो। तो ये हो गए मेल सर्विस प्रोवाइडर। अब ईमेल से जुड़े अगर कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो कुछ कॉमन चीजें हैं जिनके बारे में आपसे बात करेंगे। एक तो होता है कंपोज, कि कंपोज किस लिए यूज करते हैं। एक होता है कॉन्टेक्ट्स, एक होता है इनबॉक्स, एक होता है ड्राफ्ट, एक होता है सेंट बॉक्स, एक होता है आउटबॉक्स, एक होता है स्पैम, ठीक है, और एक है ट्रैश। आजकल इसका नाम बदल के बिन भी कर दिया है, कहीं कहीं बिन भी यूज करते हैं। ये कुछ मेन चीजें हैं जिनके बारे में आपसे पूछा जाता है। ठीक है, देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें कंपोज की, आपसे पूछा जाए एग्जाम में भाई कंपोज किस लिए यूज करते हैं ईमेल के अंदर, तो कंपोज हम यूज करते हैं नई ईमेल बनाने के लिए। भाई जब भी आपको कोई नई ईमेल बनानी है सेंड करने के लिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसे कंपोज करना पड़ेगा। ठीक है, और जैसे ही आप कंपोज करोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा बॉक्स खुलेगा जिसमें लिखा होगा टू, ठीक है, एक लिखा होगा सीसी, फिर लिखा होगा बीसीसी, ठीक है, यहाँ पे लिखा होगा सब्जेक्ट, अटैचमेंट। ये जितने भी मेल सर्विस प्रोवाइडर हैं, ये कॉमन ऑप्शन है जो आपको सभी के साथ मिलती है। ठीक है, फिर एक आपको यहाँ पे बॉक्स मिलेगा, और इस बॉक्स में हो, इस बॉक्स को बोलते हैं टेक्स्ट एरिया। ठीक है, टेक्स्ट एरिया। और फिर यहाँ पे बटन होता है सेंड का, और एक होता है ड्राफ्ट का। ये ड्राफ्ट की फैसिलिटी पहले नहीं होती थी, अब आई है। ठीक है, ये भी हम डिस्कस करते हैं क्या होता है। ओके, तो देखिए शुरुआत करते हैं। भाई नई ईमेल आपको बनानी है तो हम किस कमांड का उपयोग करेंगे, कंपोज कमांड का उपयोग करेंगे। ठीक है, और जैसे हम कंपोज पे ओके करेंगे, ये ऑप्शन हमारे सामने आ जाएगी। अब इनमें टू क्या है, टू के अंदर क्या होता है, हम वो मेल आईडी डालते हैं जिसके पास हमें मेल भेजनी है। जैसे मैंने लिख दिया user@gmail.com, ठीक है, user@gmail.com। अब एग्जाम में ऐसा भी पूछ लेते हैं कि इनमें से कौन सा वैलिड ईमेल एड्रेस है, इनमें से कौन सा वैलिड नहीं है। तो आप ध्यान रखना, हमेशा @ का बीच में सिंबल रहेगा, इधर जो पीछे की तरफ क्या रहेगा, डोमेन नेम रहेगा आपका, ठीक है, और इधर रहेगा यूजर नेम, इसको बोलते हैं यूजर नेम। ठीक है, तो किसी भी ईमेल एड्रेस, ये इसको क्या बोलेंगे, ईमेल एड्रेस। तो किसी भी ईमेल एड्रेस के दो भाग होते हैं, एक होता है यूजर नेम, उसके बाद फिर बीच में आएगा @ उसके बाद आता है डोमेन नेम, इनसे बनके ये बनता है। ठीक है, अब आपने ये डाल दिया कि टू मतलब किसको भेजनी है। अब आप चाहते हो कि भेजना तो आप किसी को एक को चाहते हो, पर आप चाहते हो कि उसको तो वो जाए ही जाए, साथ के साथ उसकी जो कॉपी है वो किसी और के पास भी चली जाए, यानी उसकी एक कार्बन कॉपी जो है वो किसी और के पास चली जाए। तो आपकी उसकी मेल आईडी आप यहाँ पे डाल सकते हो। तो यानी सीसी क्या होता है, ये होता है कार्बन कॉपी। ठीक है, क्या होता है, कार्बन कॉपी। तो इस ये कॉपी जो है और लोगों के पास भी जाएगी। पर अब यहाँ पे ये चीज है कि मान लो आपने 5 लोगों को ये कॉपी भेजी है, ठीक है, और एक आपने किसी यूजर को भेजी है, और वही सेम कॉपी आपने 5 लोगों को और यहाँ पे भेजी है, यानी आपने यहाँ पे टैग किया, हम ऐसा भी इसको बोल सकते हैं कि भाई आपने 5 लोगों को और टैग कर दिया। तो अब इससे होगा क्या
कि इन पांचों लोगों को ये जरूर पता होगा कि ये कॉपी किस किस के पास गई है, ठीक है। यानी कि उसको ये भी पता है कि तेरे पास जो आई है वो ओरिजिनल मेल है या वो कॉपी है, ये भी पता होगा कि ओरिजिनल किसको भेजी गई है। और दूसरा ये भी पता होगा कि तुम्हारे अलावा यानी कि मेरे अलावा वो कॉपी और किस किस को भेजी गई है, ठीक है। अगर ये चीज हम नहीं बताना चाहते, हम कॉपी भी भेजना चाहते हैं पर बताना नहीं चाहते, तो उसको बोलते हैं ब्लाइंड कार्बन कॉपी। फिर आप एड्रेस डालिएगा यहाँ पे। उससे क्या होगा, अब कॉपी तो चली जाएंगी, कॉपी तो चली जाएंगी पर उनको आपस में पता नहीं होगा कि और ये कॉपी किस किस के पास गई है, ठीक है। सब्जेक्ट में क्या आएगा यहाँ पे, इसकी विषय वस्तु, भाई किस बारे में ये है। तो एग्जाम में ऐसे ही पूछा जाता है, भाई किसी भी ईमेल की विषय वस्तु के बारे में कौन सी ऑप्शन बताती है, तो सब्जेक्ट। यहाँ पे हम लिखते हैं भी इसका हमारा सब्जेक्ट क्या है। जैसे कि अगर आपको कोई लीव चाहिए या कोई अपॉइंटमेंट है या कुछ भी है, तो आप यहाँ पे उस बारे में लिख सकते हो, ठीक है। फिर होता है अटैचमेंट। अटैचमेंट होता है फाइल अटैच करने के लिए, ठीक है। ये किसके लिए होता है, फाइलें अटैच करने के लिए। यानी आप कुछ फाइलें जो है वो मेल के साथ साथ भेजना चाहते हैं। देखिए पहले क्या था कि आप सिर्फ टाइप करके मेल भेज सकते थे, लिख के भेज सकते थे, लेकिन अब आज के टाइम जो है हमारे पास बहुत फैसिलिटी आ चुकी है। अब हम डॉक्यूमेंट भी, फाइलें भी, चाहे वो फोटो हो, वीडियो हो, चाहे कोई MS वर्ड की फाइल हो, एक्सेल की फाइल हो, ये फाइलें भी हम क्या है इंटरनेट की सहायता से यानी कि मेल की सहायता से हम भेज पाते हैं आज के टाइम, ठीक है। तो वो भेजना संभव किससे होता है, अटैचमेंट जो एक जो ऑप्शन है उससे। इसको सेलेक्ट करेंगे, फाइल सेलेक्ट करेंगे और फिर वो कई सारी अटैचमेंट जो है आप एक साथ भेज सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ध्यान रखना यहाँ पे अगर प्रोटोकॉल की बात आई तो प्रोटोकॉल होता है MIME। देखो मेल भेजने के लिए होगा SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। मेल प्राप्त करने के लिए होगा पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। और मल्टीमीडिया फाइल भेजनी है तो होगा MIME, मल्टीमीडिया इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, ठीक है। मल्टीमीडिया इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, ये ध्यान रखना। आपसे पूछा जाए कि कंपोज करते समय एक बड़ा सा बॉक्स होता है जिसमें लेटर को टाइप किया जाता है, यानी मैटर टाइप किया जाता है, उसे क्या बोलते हैं, तो वो होता है आपका टेक्स्ट एरिया। अब यहाँ पे आप टाइप करते जा रहे हो, अभी आपने मन नहीं बनाया है सेंड करने का, तब तक आप उसको क्या बना के रख सकते हो, ड्राफ्ट। ड्राफ्ट मतलब एक बार उसकी कॉपी आप बना के रख सकते हो। आज हो सकता है कि आप अभी कुछ कर रहे थे और आपके पास कोई इंपॉर्टेंट काम आ गया, आप इस पे काम नहीं कर पाओगे, तो आप उसको टेम्परेरी क्या कर सकते हो, एक बार सेव करके छोड़ सकते हो, ताकि जब नेक्स्ट टाइम आपको समय मिले, टाइम मिले, तो आप उसको वहीं से लिखना शुरू करो जहां आपने इसको छोड़ा था। यानी कि ये क्या होता है, फिर वो बन जाता है आपका ड्राफ्ट, ठीक है। ध्यान रखना है ये चीज। ड्राफ्ट किस लिए होता है, तो ये अभी मेल भेजी नहीं गई है पर वो एडिटिंग के लिए अभी भी आपके पास उपलब्ध है, तो वो कहां पे रहती है, ड्राफ्ट में। जैसे ही आपने फाइनल कर दिया होता है कि भाई हाँ अब तो इसको सेंड करना है, जैसे ही आप सेंड पे ओके करते हो वो चली जाती है। जैसे ही सेंड पे ओके करोगे मेल चली जाएगी आपकी आउटबॉक्स, ठीक है। यानी आउटबॉक्स में कौन सी मेल होंगी, जो सेंड हो रही है, ये ध्यान रखना। कैसी, जो सेंड हो रही है अभी। तो जब तक वो आउटबॉक्स में है आप उसको रोक भी सकते हो जाने से, तो जा रही है मेल, वो है आउटबॉक्स में। और जैसे ही दूसरे के पहुंच जाती है, इस यानी जो ये ईमेल आईडी हमने दिए हुए थे इनके पास पहुंच जाती है, तो वो हमारे कहाँ चली जाती है, फिर वो सेंट में। कहाँ चली जाती है, सेंट में। लेकिन जो रिसीव करने वाला है, जैसे कि ये वाला है, इसके पास वो कहाँ गई है, इनबॉक्स में, ठीक है। इसके पास वो कहाँ गई है, इनबॉक्स में। तो अब इसके पास मेल आई है तो वो चेक किस में करेगा, इनबॉक्स में। ड्राफ्ट में क्या मिलेगा, जो टेम्परेरी वो मेल बना रहा था उनकी कॉपीज यहाँ पे मिलेंगी, ठीक है। अब आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि भाई ये स्पैम क्या होता है, ठीक है। आपसे अगर पूछ लिया जाए भाई ये स्पैम क्या चीज है, तो स्पैम होता है अनवांटेड ईमेल्स, ठीक है। ये क्या होता है, अनवांटेड ईमेल्स, यानी ऐसे ईमेल्स जिनकी हमें आवश्यकता नहीं है, या फिर इनको बोल देते हैं अनसोलिसिटेड मेल्स, ठीक है। एक एग्जाम में इसका नाम दिया हुआ था मार्केटिंग ईमेल्स किसे कहते हैं, कहाँ जाती हैं, तो मार्केटिंग रिलेटेड, एड रिलेटेड, वो भी किस में जाती हैं, स्पैम में।
ठीक है, तो अनवांटेड, अनसोलिसिटेड और मार्केटिंग वाली ईमेल कहाँ जाएंगी, स्पैम में। ठीक है, उसके बाद आता है ट्रैश या फिर बिन। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे वो सारी मेल होती हैं जो कैसे हो चुकी हैं, डिलीटेड। ठीक है, यानी जैसे ही आप इनबॉक्स से कुछ डिलीट करोगे, अब आपके पास हो सकता है लाखों मेल आ चुकी है, आपका मेल बॉक्स भर चुका है, अनलिमिटेड देखो स्पेस होता है नहीं, तो आपको फालतू की जो मेल है वो आपको अब डिलीट करनी है। तो जैसे ही आप कोई मेल डिलीट करोगे तो वो कहाँ पहुंच जाती है, ट्रैश में। और इसके ऊपर कुछ एक टाइम लिमिट होती है, 15 दिन की, 30 दिन की, 60 दिन की, वो डिपेंड करेगा आपका जो मेल सर्विस प्रोवाइडर है उसके ऊपर कि वो कितने दिन इसके अंदर रहेगी, उसके बाद वो अपने आप डिलीट हो जाती है। पहले इसको बोलते थे ट्रैश, आजकल इसका नाम बदल कर दिया गया है बिन। तो ज्यादातर ईमेल सर्विस प्रोवाइडर अब बिन इसको बोलने लगे हैं। और ये शॉर्टकट किसका है, रिसाइकल बिन का। जैसे डेस्कटॉप में या कंप्यूटर में हम कोई भी फाइलें डिलीट करते हैं तो वो फाइलें कहाँ चली जाती हैं, रिसाइकल बिन में। ऐसे ही मेल डिलीट करते हैं वो कहाँ चली जाती हैं, बिन में, बिन में। ठीक है, तो ये उसी से ही शॉर्ट फॉर्म ली गई है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना मेल के बारे में। ऐसे ही अब मेल इनबॉक्स में जा चुकी है, और मेल को अगर आप दो तरीके से देख सकते हो, एक तो सिंगल सिंगल मेल, एक आजकल आपने देखा हो हमारे मोबाइल में भी है और मेल में भी है, कन्वर्सेशन व्यू। ठीक है, कन्वर्सेशन व्यू एक ये ऑप्शन आई हुई है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जैसे मान लो ये आपके पास मेल है, ठीक है, ये आपने पढ़ ली जो भी मेल आई है, आप यहीं पे तुरंत इसमें क्या डाल सकते हो, रिप्लाई, या फिर इसको क्या कर सकते हो, फॉरवर्ड। ठीक है, तो जैसे ही वो रिप्लाई करोगे वो इसके नीचे ही आपको दिखाई देगा। और जब वो जिसके पास आप रिप्लाई किसको कर रहे हो, आप जिसने मेल आपके पास भेजी है, और जैसे ही वो आपको कोई रिप्लाई करेंगे तो वो आपको इसके नीचे दिखाएगा। यानी कि मैसेजेस नीचे 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 ऐसे दिखाता रहेगा सीक्वेंस में। इसको बोलते हैं कन्वर्सेशन व्यू। आजकल ज्यादातर मेल सर्विस प्रोवाइडर यही यूज कर रहे हैं। फॉरवर्ड किस लिए यूज करते हैं, आपके पास कोई मेल आई है, आप एज इट इज किसी दूसरे को वही भेजना चाहते हो, तो आप किस पे जा सकते हो, फॉरवर्ड के ऊपर जा सकते हो। ठीक है, रिप्लाई का मतलब ये है कि जहां से मेल आई है, जिस सोर्स से मेल आपके पास आई है, उसी को वापसी में कोई जवाब देना है। और फॉरवर्ड का मतलब है कि वही जो कॉपी आपके पास आई है, आप किसी नए पर्सन के पास, नए किसी ईमेल आईडी पे आप उसको भेजना चाहते हो, वो हो गया ये। ठीक है, फॉरवर्ड। उसके बाद देखिए, फिर बात करते हैं वर्ल्ड वाइड वेब की। ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब, इनको हम क्या बोलते हैं, वेबसाइट, वेबसाइट भी बोल देते हैं। तो जितने भी ये गूगल है, याहू है, ये जितने भी हमारे सर्च इंजन है, या हमारे जितने भी स्कूल कॉलेज अकेडमी होते हैं, हर किसी की क्या होती है, एक वेबसाइट होती है, यानी ऑनलाइन एक पोर्टल जरूर होता है जिसके ऊपर उसके न्यूज, कोई इंफॉर्मेशन है वो हमें मिलती हैं। जैसे एचएसएससी है, या एसएससी है, या हमारी आर्मी है, इनकी सबकी क्या है, अपनी अपनी पोर्टल है, वेबसाइट है, वर्ल्ड वाइड वेब है, उनके ऊपर जानकारी डिस्प्ले की जाती है। या यूजर से कोई जानकारी लेनी है तो वो भी माध्यम, एक उसके माध्यम के रूप में भी वो काम करती हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना, एक डिजिटल आइडेंटिटी आप इसको बोल सकते हो वेबसाइट को। ठीक है, ये जितनी भी वेबसाइट है ये हम ओपन किस पे करते हैं, इंटरनेट ब्राउजर पर। ठीक है, खोलते किस पर है इनको हम, इंटरनेट ब्राउजर पर। लेकिन लिखी किस भाषा में जाती है, HTML। ठीक है, ध्यान रखना, जो मेन रोल है देखो क्या रहेगा इसमें, एक HTML होती है, एक CSS होती है, और एक JS होती है। ठीक है, वैसे तो ये तीन है मेन इसकी जिनसे बनती है, लेकिन तीनों में डिफरेंस क्या रहेगा वो देखो थोड़ा ध्यान से। डिफरेंस क्या रहेगा, देखो HTML में तो क्या होती है, सिर्फ कोडिंग, यानी HTML में तो होगी कोडिंग। फिर CSS, इसको बोलते हैं कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। ठीक है, इससे क्या होगा, जो हमने ये कोडिंग करी है इसकी होगी डिजाइनिंग। ठीक है, इसकी क्या होगी, डिजाइनिंग। और जावास्क्रिप्ट, JS क्या होता है, जावास्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट, इससे क्या होगा, फंक्शनैलिटी दी जाती है। ठीक है, क्या दी जाती है, फंक्शनैलिटी, यानी कि भाई एक स्ट्रक्चर बनाना। जैसे देखो एग्जांपल लेके चलते हैं, आप मकान बना रहे हो, घर बना रहे हो, आपने लगा दी ईंटें, तो ये काम करेगा आपका किसका, ईंटों का। ठीक है, उसके बाद अब ईंट लगाने के बाद अब आपने उसकी डिजाइनिंग करनी है, पेंट वेंट करना है, सीमेंट वगैरह लगानी है,
वो होगी CSS। अब उसके अंदर आपने दरवाजे लगा दिए, रसोई बना दी, अब उसमें कुछ ना कुछ वर्किंग भी होने उस घर के अंदर, ठीक है, गेट लगा दिया, उनका खुलना है, गेट खोलने हैं, बंद करने हैं, तो उस टाइप से फंक्शनिंग क्या होगी, जावा स्क्रिप्ट। ठीक है, दुनिया की सबसे अधिक उपयोग होने वाली लैंग्वेज है जावास्क्रिप्ट, ये ध्यान रखिएगा। आज के टाइम पे दुनिया में सबसे ज्यादा यूज होती है जावास्क्रिप्ट, फिर होती है HTML और CSS, उसके बाद जो बाकी सारी लैंग्वेज है उनके नंबर आते हैं। दुनिया की सबसे मेन लैंग्वेज है ये, ठीक है, ध्यान रखना। और जो बेसिक लैंग्वेज है, बेसिक ब्लॉक आप बोल सकते हो, वो क्या है, HTML भाषा है। ठीक है, अब देखते हैं कि ये जो वर्ल्ड वाइड वेब है वो बनती कैसे है। किसी भी वर्ल्ड वाइड वेब को आप ऐसे एक डॉक्यूमेंट की तरह देख सकते हो, जैसे MS वर्ड का डॉक्यूमेंट था, ऐसे ही एक डॉक्यूमेंट के रूप में आप इसको देख सकते हो। और हर एक वेबसाइट के अंदर, हर एक वेबसाइट के अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं। जैसे मैं एक बेसिक सा एग्जांपल ले रहा हूँ, कोई भी मान लो एक बेसिक वेबसाइट का एग्जांपल ले रहा हूँ, होम है यहाँ पे अबाउट है, ठीक है, यहाँ पे कॉन्टेक्ट है, इस टाइप से, ठीक है, यहाँ पे कोई फोटो है, मान लो यहाँ पे कोई फोटो लगी है, यहाँ पे मान लो कोई न्यूज़ जो है वो लिखी हुई, ठीक है, न्यूज़ लिखी हुई है, और एक यहाँ पे कोई टाइम टेबल मान लो लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे एक टाइम टेबल है। ये एक बेसिक स्ट्रक्चर हम लेके चल रहे हैं समझने के लिए। देखो, अगर आप इसको समझोगे, हमें तो दिखाई देगा ये, क्योंकि इंटरनेट ब्राउजर हमें ये दिखाएगा, लेकिन इसकी कोडिंग जो है वो किस में होगी, HTML भाषा में। और HTML भाषा की जो बेसिक यूनिट क्या होती है, वो होती है HTML टैग। वो क्या होती है, HTML टैग। और शुरुआत देखो, इस डॉक्यूमेंट को हम इस नजर से देख रहे हैं, लेकिन इंटरनेट ब्राउजर को किस फॉर्मेट में चाहिए, ऐसे चाहिए, इसको कैसे चाहिए, ऐसे HTML। ये हो गया भाई, यहां से आपका HTML डॉक्यूमेंट जो है वो स्टार्ट हो गया है। उसके बाद फिर आता है हेड, ठीक है, हेड स्टार्ट, और ये हो गया हेड एंड, इस टाइप से, ठीक है। ये थोड़ा सा टेढ़ा होता है ऐसे, इसे बोलते हैं स्टार्टिंग टैग, इसे बोलते हैं क्लोजिंग टैग। तो यहाँ से HTML स्टार्ट हो गया, ये यहाँ से हेड स्टार्ट हो गया, हेड क्लोज हो गया। इसके बाद फिर यहाँ पे ये हो गया बॉडी स्टार्ट, और ये हो गया बॉडी क्लोज, और उसके बाद हो गया HTML क्लोज, ठीक है। ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है जो इंटरनेट ब्राउजर को दिया जाता है, ठीक है, इंटरनेट ब्राउजर को दिया जाता है। अब यहां से आप समझ सकते हो, यानी एक जो प्रोग्रामर होता है, यानी जो ये वेबसाइट डेवलप करता है, बनाता है, वो तो क्या लिखता है, ये चीजें लिखता है। वो क्या लिखता है, टैग लिखता है वो HTML के। लेकिन ब्राउजर क्या डिस्प्ले करता है, ऐसे डिस्प्ले करता है, विजुअली डिस्प्ले करता है, वहां पे ये टैग नहीं दिखाए जाते हैं, यानी इसी को इसमें कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो अब आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या ध्यान रखना है, आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये कुछ इंपॉर्टेंट टैग हैं वो ध्यान रखने हैं। वैसे तो देखो बहुत सारे टैग हैं, 100 से भी ऊपर टैग हैं, पर ये कोई 8-10 टैग ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, और हर एग्जाम में ज्यादातर इनका जिक्र हो ही जाता है। तो इनके बारे में हमें समझना है। देखो, टैग की सहायता से हमने इस वेबसाइट को बनाया है, तो अब इसमें जो ये हमें डॉक्यूमेंट दिखाई दे रहा है, ये हमारा कहाँ पे है, ये जो बॉडी टैग है, ये हमारा पूरा का पूरा क्या होगा, डॉक्यूमेंट होगा, ठीक है। ये क्या होगा, हमारा पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट होगा। तो भाई फिर अब हेड के अंदर क्या होगा, हेड के अंदर होगा डेटा अबाउट पेज, ठीक है, यानी पेज के बारे में डाटा, आप ऐसे बोल सकते हैं। यानी हेड में क्या होगा, पेज का डेटा, ठीक है, ये ध्यान रखना। यानी ये जो डाटा होगा, हेड के अंदर जो डाटा होगा, वो डायरेक्ट आपको नहीं दिखाई देगा, ठीक है, वो डायरेक्ट आपको नहीं दिखाई देगा। वो कैसे दिखाई देगा, इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट यूज होगा वो पेज के लिए, यानी पेज के बारे में होगा वो। लेकिन हमें जो दिखाई देगा वो कहाँ पे होगा, बॉडी टैग के अंदर होगा। अब कुछ टैग है जैसे कि हम देख लेते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो, एक ये ऐसे लाइन लगी हुई है, यानी हमने क्या किया, एक पेज लिया था ऐसे, तो ये हमारा HTML स्टार्ट था और ये HTML एंड था, और उसका ये बॉडी स्टार्ट है और बॉडी एंड है। अब हमने इसको कुछ भागों में बांटा, जैसे ये एक ऐसे लाइन खींच दी, ये एक लाइन खींच दी, यानी हमने एक मान लो ये लाइन खींच दी, ठीक है। तो इसको हम बनाते हैं किस एलिमेंट से, यानी किस टैग से, डिव टैग से। किस टैग से, डिव टैग से। ये डिव स्टार्ट हो गया, ये डिव
क्लोज हो गया। इसको बोलते हैं डिवीजन। सबसे इंपॉर्टेंट टैग है HTML का डिवीजन टैग। ठीक है, ये हो गया। यहां से हमने एक डिवीजन बना लिया, ये एक डिवीजन बना लिया, ये एक डिवीजन बना लिया, ये एक डिवीजन बना लिया, यानी डिव बना लिया। ठीक है, अब इन डिव के अंदर हमने क्या किया, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने एक लिस्ट बनाई है। ठीक है, जिसमें 3 नाम लिखे हुए हैं। ठीक है, यानी कि ये 3 नाम नहीं, ये 3 लिंक है। ठीक है, इनको बोलते हैं लिस्ट। और ये लिस्ट 2 टाइप की होती है। आपकी लिस्ट 2 टाइप से लिखी जाती है। एक होती है UL अनऑर्डर्ड लिस्ट, और एक होती है OL ऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे कोई नंबरिंग नहीं है, तो उस समय पे ये कैसी है, अनऑर्डर्ड लिस्ट। अगर यहाँ पे नंबरिंग होती 1 2 3 4 तो ये हो जाती ऑर्डर्ड लिस्ट। ये ध्यान रखना। दूसरा, किसी भी वेबसाइट का जो पहला पेज है उसे क्या बोलते हैं, होम पेज। क्या बोलते हैं, होम पेज, पहला पेज। अब आपसे पूछ लिया जाए कि वेबसाइट के अंदर क्या सिर्फ एक ही पेज हो सकता है, तो नहीं, एक से ज्यादा पेज भी हो सकते हैं। ठीक है, एक पेज भी हो सकता है और एक से ज्यादा पेज भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अब इनके ऊपर क्लिक कर सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं, हाइपरलिंक। लेकिन HTML में उसको क्या बोलते हैं, ए टैग। तो क्या बोलते हैं, ए टैग या फिर एंकर टैग। एग्जाम में पूछ लिया जाएगा, क्या बोलेंगे इसको, एंकर टैग। ठीक है, एंकर टैग के बाद यहाँ पे आप देख पा रहे हो, जैसे कि यहाँ पे एंकर टैग हो गया। ठीक है, लिस्ट टैग हो गया, एक डिवीजन टैग हो गया। यहाँ पे देखो एक और डिवीजन टैग हो गया, उसके अंदर यहाँ पे फोटो लगी हुई है, तो इसको बोलते हैं इमेज टैग। यानी हम इमेज टैग की सहायता से क्या लगाते हैं, फोटो लगाते हैं। ठीक है, इमेज टैग की सहायता से हम क्या करते हैं, फोटो लगाते हैं। उसके बाद देखो यहाँ पे ये एक हेडिंग है, तो इसमें क्या होगा, यहाँ पे क्या है, ये एक हेडिंग है। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि HTML भाषा में कितने हेडिंग टैग होते हैं। तो HTML भाषा में H1 से लेकर और H6 तक टोटल 6 हेडिंग टैग होते हैं, जिनमें से H1 का साइज जो है वो सबसे बड़ा होता है और H6 का जो साइज है वो सबसे स्मॉल होता है। ठीक है, तो ऐसा भी पूछा जाता है एग्जाम में कि बड़ा साइज वाला जो है इनमें से कौन सा है, तो वो कौन सा है, H1, और सबसे छोटे साइज वाला कौन सा है, H6 है। तो ये टोटल 6 टैग होते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए ये कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ आपको, जैसे आप वेबसाइट और ब्लॉग्स वगैरह देखते हो तो वहां पे बहुत सारी रामायण सी लिखी होती है ना, मतलब बहुत सारा कुछ लिखा होता है। ठीक है, बोल देते कि ये बहुत कुछ लिख दिया है यहाँ पे, उसको क्या बोलते हैं वैसे, पैराग्राफ। तो HTML में भी इसे क्या बोलते हैं, P टैग, पैराग्राफ टैग। यानी बहुत सारा टेक्स्ट लिखना है तो उसे क्या बोलेंगे, P टैग। नई लाइन में जाना है तो उसे बोलेंगे BR टैग, यानी लाइन ब्रेक टैग। ठीक है, ब्रेक लाइन टैग। जैसे आप टाइप करते करते यहां तक चले गए, अब आप उसको अगली लाइन में दिखाना चाहते हो टेक्स्ट को, तो वो यहाँ पे आप कर सकते हो इस टाइप से BR टैग लगाकर। ठीक है, वो नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा। वही बोल्ड करना है तो B टैग है, इटैलिक करना है तो I टैग है, अंडरलाइन करना है तो U टैग है। ठीक है, इसी टाइप से अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, एक हेडिंग है, वो तो हमने हेडिंग टैग से बना ली। यहाँ पे एक टेबल दी हुई है, तो इसके लिए भी एक टैग होता है स्पेशल, टेबल टैग। ठीक है, इसके लिए भी क्या होता है, एक टेबल टैग होता है। और टेबल टैग में आपको ध्यान रखना है, जैसे कि मान लो ये एक टेबल टैग है। ठीक है, ये एक टेबल ही है जिसको हम देखो टैग के माध्यम से समझते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। जैसे हो गया ये एक टेबल है, तो सबसे पहले टेबल बनाने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, टेबल टैग को स्टार्ट करना है। ठीक है, और फिर टेबल टैग को एंड करना है। ठीक है, तो ये टेबल यहाँ से स्टार्ट हो गई और यहाँ से एंड हो गई। अब हम चाहते हैं यहाँ पे हेडिंग देना, जैसे कि सीरियल नंबर, जैसे कि नेम, जैसे कि एज मान लो। ठीक है, ये हम इनको हेडिंग देना चाहते हैं, लेकिन हेडिंग देंगे किसमें, ये पहली रो है। ठीक है, ये क्या है, पहली रो है। ध्यान से देखो, ये क्या है, पहली रो। ये कैसी है, दूसरी रो। ये कैसी है, तीसरी रो। इस टाइप से कई सारी रो है। तो जो अब हमें अगर इनको रो को, अब देखो टेबल लिख दिया यानी कि टेबल स्टार्ट हो गई, पर पहली रो हमें चाहिए, तो फिर हमें लिखना पड़ेगा TR। ठीक है, अब ये रो भी हमारी स्टार्ट होगी, तो हमें यहाँ पे क्या चाहिए, ये एक बॉक्स चाहिए, इसको बोलते हैं TH, टेबल हेडिंग।
ठीक है, टेबल हेडिंग। तो एक टेबल हेडिंग हमारी हो गई ये स्टार्ट होगी, ये क्लोज, यानी एक टेबल हेडिंग। ऐसे ही दूसरी टेबल हेडिंग, ठीक है, ये दूसरी होगी। ऐसे ही तीसरी टेबल हेडिंग, ठीक है, स्टार्ट और टेबल हेडिंग क्लोज, यानी स्टार्ट और एंड, स्टार्ट और एंड और स्टार्ट एंड। टोटल 3 हमारी टेबल हेडिंग होगी। अब देखो यहाँ पे पहुंच चुके हैं, अब इस रो को पूरा करना है, कंप्लीट करना है। तो जैसे ही आप टीआर को भी बंद कर दोगे, यानी ये पूरी आपकी क्या हो गई, एक रो होगी यहां से लेकर यहाँ तक। तो आपको ये ध्यान रखना है, टीआर टेबल रो, टीएच टेबल हेडिंग, और टेबल टैग किसके लिए होता है, टेबल बनाने के लिए, ठीक है। अब उसके बाद आगे दूसरी रो है, उसको फिर से हम कैसे बनाएंगे, वही टीआर लिखकर और टीआर को एंड कर कर। लेकिन अब की बार जो यहाँ पे है, अब की बार तो हेडिंग नहीं है, हेडिंग तो ऊपर आ चुके हैं। अब की बार क्या होगा, टी एच की जगह पे आ जाएगा टी डी, ठीक है, टी एच की जगह पे क्या आ जाएगा, टी डी, यानी कि टेबल डेटा टैग, ठीक है, इनको बोलते हैं टी डी, ठीक है, टेबल डेटा टैग। ये ध्यान रखिएगा, ये आपके मैंने इंपॉर्टेंट टैग आपसे डिस्कस किए। इसके अलावा होता है एक फॉर्म टैग, ठीक है, फॉर्म टैग, उसको बोलते हैं फॉर्म या HTML फॉर्म आप बोल सकते हो, ठीक है। इसका काम क्या होता है, यूजर से डाटा इनपुट लेना, ठीक है, यूजर से डाटा इनपुट लेना, ठीक है, यूजर से डाटा इनपुट लेना इसका काम है। तो आपने देखा हो ना, कई बार किसी वेबसाइट पे आपने देखा हो, या आप ऑनलाइन अप्लाई करते हो तो कॉन्टेक्ट अस का भी जैसे पेज होता है, ठीक है, या बहुत सी जगह पे आप ये चीजें देखते होगे, या आप साइन अप का कोई पेज देखते हो, लॉगिन का कोई पेज देखते हो, तो वहां पे देखो कुछ ऐसा बना होता है कि एंटर यूर नेम, ऐसा लिखा होगा, एंटर नेम, इस तरह से फिर आगे बॉक्स होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे दे दिया होगा ऐसे यूर जेंडर, सेलेक्ट योर जेंडर, और इस तरह से 2 बॉक्स सर्कल दे दिए होंगे, मेल और दूसरा है फीमेल, ठीक है। यहाँ पे दे दिया होगा सेलेक्ट योर सिटी, और फिर यहाँ पे एक बॉक्स दे दिया होगा, ठीक है। इस पे जैसे ही आप क्लिक करोगे यहाँ पे, तो लिस्ट आ जाएगी शहरों की, ठीक है, उस पे आप ओके कर देते हो। फिर एक दे दिया होता है यहाँ पे एंटर योर ईमेल, अपनी ईमेल भरो, इस टाइप से, इस तरह से एक बॉक्स दे दिया। एक आपके लिए कई बार दिया होता है एड्रेस के लिए कि भाई आप अपना एड्रेस भरो, लेकिन वो बॉक्स का जो साइज है वो थोड़ा सा बड़ा होता है, इतना छोटा नहीं होता, इस टाइप से। और फिर एक बटन होता है इस टाइप से नीचे, सबमिट, ठीक है, सबमिट। ये जितने भी है ना, इनको क्या बोलते हैं, ये सारे क्या आपके फॉर्म एलिमेंट है, ये सारे क्या है, HTML के फॉर्म के एलिमेंट है, जिनका काम है यूजर से डाटा इनपुट लेना। अब एग्जाम में आपसे ये पूछ सकते हैं जरूर कि भाई जैसे कि आपको सिंपल एक लाइन में ही है ये बॉक्स, और आपको कुछ टेक्स्ट इनपुट करवाना है, तो इसको क्या बोलते हैं, टेक्स्ट, इसको क्या बोलते हैं, टेक्स्ट बॉक्स या इनपुट टेक्स्ट। ये कैसा कंट्रोल है, इनको बोलते हैं फॉर्म कंट्रोल, ठीक है, क्या बोलते हैं, फॉर्म कंट्रोल। एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए कि एक सिंगल लाइन के अंदर कुछ टेक्स्ट हमें इनपुट करवाना है, तो वो कैसा कंट्रोल है, वो टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल है, ठीक है, इनपुट कंट्रोल है, कौन सा, टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल है। जैसे ही कोई आपको सेलेक्ट का ऑप्शन दे, आपको सेलेक्ट का ऑप्शन दे, और ये 2 सर्कल हो ऐसे, और उनमें से कोई एक ही आप सेलेक्ट कर पाओ, दोनों नहीं कर पाओगे, उनको बोलते हैं रेडियो बटन, उनको क्या बोलते हैं, रेडियो बटन। इसी टाइप से अगर हो सकता है कि आपको ऐसे दे दे कि सिलेक्ट योर क्वालिफिकेशन, ऐसे दे दें क्वालिफिकेशन, और एक स्क्वायर बॉक्स दे ऐसे, यहाँ पे लिखा है जैसे 12th, ठीक है, फिर दूसरा बॉक्स है BA, दूसरा बॉक्स है BA, और तीसरा बॉक्स है मान लो MA। अब इसकी फैसिलिटी क्या है, देखो इसमें क्या है, आप एक पे भी ओके कर सकते हो, आप दो भी सिलेक्ट कर सकते हो, आप 3 भी सिलेक्ट कर सकते हो, यानी इनमें से कोई एक भी सिलेक्ट कर सकते हो या सारे भी सिलेक्ट कर सकते हो। पर यहाँ पे तो क्या है, सिर्फ आप एक ही विकल्प ले सकते हो, सिर्फ एक ही यहाँ पे ओके कर सकते हो। तो इनको बोलते हैं रेडियो बटन, जिनमें सिर्फ आप एक ही उठा सकते हो, ठीक है।
लेकिन जिनमें आप मल्टीपल उठा सकते हो इन्हें बोलते हैं चेक बॉक्स। ठीक है, तो एग्जाम में आ जाए चेक बॉक्स के बारे में तो समझ जाना क्या, ऐसे बॉक्सेस, ऐसे इनपुट कंट्रोल जिनको आप मल्टीपल सेलेक्ट कर सकते हो और सिर्फ एक ही सेलेक्ट कर सकते हो, वो क्या है, रेडियो बटन। ऐसे ही जैसे अब सीटी सेलेक्ट करना है आपको, तो यहाँ पे सीटी सेलेक्ट करने के लिए देखो एक नीचे लिस्ट आ जाती है, तो इसको बोलते हैं सेलेक्ट कंट्रोल या फिर इसको बोलते हैं ड्रॉप डाउन लिस्ट। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, ड्रॉप डाउन लिस्ट। ठीक है, अब एक तो होती है ये, इसमें क्या होगा कि आप एक ही सिटी सेलेक्ट कर पाओगे, लेकिन ऐसी ही एक ड्रॉप डाउन हो जिसमें आप मल्टीपल सेलेक्ट कर पाओ कंट्रोल पे ओके करके, उसको बोलते हैं कॉम्बो बॉक्स, उसको बोलते हैं कॉम्बो बॉक्स। तो ये एग्जाम में आ चुका है, ध्यान रखना। ठीक है, ईमेल एंटर करवानी है तो ईमेल के लिए भी एक स्पेशल होता है ईमेल टाइप का। ठीक है, ईमेल टाइप का कंट्रोल होता है स्पेशल, ये चेक करेगा कि आपने ईमेल जो डाली है वो प्रॉपर है कि नहीं। ठीक है, उसमें यूजर नेम है कि नहीं, उसमें डोमेन नेम है कि नहीं, प्रॉपर चेक करेगा। और एक बड़ा सा बॉक्स होगा, ठीक है, इसे मल्टी लाइन बॉक्स भी बोल देते हैं, यानी मल्टी लाइन बॉक्स। ठीक है, मल्टी लाइन टेक्स्ट बॉक्स, इसका एग्जैक्ट जो नाम है वो होता है टेक्स्ट एरिया। तो आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए टेक्स्ट एरिया और टेक्स्ट बॉक्स के बारे में, तो अंतर ध्यान रखना क्या, कि टेक्स्ट बॉक्स होगा सिंगल लाइन में, ठीक है, और टेक्स्ट एरिया क्या होता है, मल्टी लाइन में, एक से ज्यादा लाइन में होता है। ठीक है, उसके बाद फिर क्या है, बटन, सबमिट बटन। और ये बटन किसके लिए है, क्लिक होगा, बटन के ऊपर हम क्या करेंगे, ओके यानी कि क्लिक करेंगे, और जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो जो भी हमने ये डिटेल भरी है ये किसके पास चली जाएगी, उस वेबसाइट का जो हमारा सर्वर है, जिस सर्वर पे वो वेबसाइट है, ये डाटा सारा वहां पे चला जाएगा। ठीक है, वहां पे चला जाएगा। तो जब ये डाटा ट्रांसफर होगा यानी उस सर्वर पे जाएगा, तो उसके दो मेथड होते हैं, एक होता है गेट और एक होता है पोस्ट। दो मेन मेथड है, वैसे तो इसके अलावा और भी हैं, पुट है, डिलीट है। ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा यूज होने वाले मेथड है गेट मेथड और पोस्ट मेथड। ठीक है, वैसे तो नाम से आपको ये समझ आ रहा होगा कि गेट मतलब डाटा गेट करने के लिए, पोस्ट मतलब डाटा भेजने के लिए, लेकिन दोनों का ही उपयोग हम डाटा लेने और भेजने के लिए कर सकते हैं। ठीक है, पर दोनों में अंतर क्या रहेगा कि जब इससे डाटा हम लेंगे या भेजेंगे तो वो डेटा जो है वो विजिबल होगा, कहां पे, यूआरएल में। यूआरएल क्या है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यानी आपके ब्राउजर पे क्या रहेगा, ये विजिबल दिखाई देगा। लेकिन पोस्ट के केस में ये क्या होगा, नॉट विजिबल। डाटा ट्रांसफर तो होगा, आएगा भी जाएगा भी, पर ये विजिबल नहीं होगा, दिखाई नहीं देगा, डायरेक्टली हमें दिखाई नहीं देगा। वो ब्राउजर देखेगा उसको कैसे देखना है, लेकिन डायरेक्ट हमें दिखाई नहीं देगा। तो ये कैसा मेथड है, सिक्योर। अब एग्जाम में आपसे पूछ लें कि हमें HTML फॉर्म से डाटा भेजना है, तो हमें गेट करना चाहिए कि पोस्ट करना चाहिए। तो अगर डाटा हमें दिखाना नहीं है किसी को, ठीक है, दिखाना नहीं है, डायरेक्टली किसी को नहीं दिखाना है, हम नहीं चाहते कि सर्वर से जब डाटा का हम लेन देन करें तो वो बीच में किसी को दिखे, तो हम किसका यूज करेंगे, पोस्ट का। पर हम चाहते हैं कि दिखे, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई बात नहीं, दिखे तो भी कोई इशू नहीं है, तो हम क्या यूज कर सकते हैं, गेट का हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों ही मेथड यूज होते हैं। बाय डिफॉल्ट कभी भी स्टार्टिंग में जब हम कोई भी वेबसाइट यूज करते हैं या कोई भी आप वेबसाइट आप ओपन करते हो, तो बाय डिफॉल्ट कौन सा मेथड चलता है, गेट मेथड। तो आपसे पूछ लिया जाए डिफॉल्ट मेथड क्या होता है, गेट। ठीक है, गेट। ठीक है, और पोस्ट का भी यूज करते हैं जब डाटा हमें भेजना है वापसी वहां पे। तो वैसे हम दोनों तरीके से यूज कर सकते हैं, वो मैंने आपको बता दिया, पर डिफॉल्ट अगर कहें तो क्या चलता है, गेट, पर यूज हम दोनों को ही करते हैं। वो डिपेंड करता है कि हमें सिक्योरिटी कैसी रखनी है। ठीक है, तो ये था HTML के बारे में और इंटरनेट के बारे में, मेल के बारे में हमने डिस्कस किया, ईमेल के बारे में और HTML के बारे में। ठीक है, तो जितनी भी हमारी मोबाइल एप्लीकेशन है, हर किसी को किस में लिखा जाता है, HTML भाषा से ही लिखा जाता है। तो जितने भी हमारे वेबसाइट हैं यानी ऑनलाइन एप्लीकेशंस वगैरह हैं, वो सारे के सारे किस पे चलते हैं, HTML भाषा से ही चलते हैं। और दुनिया की सबसे ज्यादा यूज होने वाली भाषा जो है वो कौन सी है, जावा स्क्रिप्ट। ठीक है, और जावा स्क्रिप्ट को क्लाइंट सर्वर, क्लाइंट एंड लैंग्वेज भी बोल देते हैं, क्लाइंट एंड लैंग्वेज। ठीक है, क्लाइंट की तरफ से चलने वाली लैंग्वेज भी बोल देते हैं। क्यों,
क्योंकि इसका जो एग्जीक्यूशन होता है यानी जो इसके प्रोग्राम रन होते हैं वो हमारे इंटरनेट ब्राउजर के अंदर ही होते हैं, वो उसकी प्रोसेसिंग कैपेसिटी को यूज करता है, ना कि सर्वर के। बाकी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती हैं जैसे कि चाहे PHP हो, C# हो, VB हो, जावा हो, वो जो प्रोग्रामिंग कैपेसिटी है वो किसकी यूज करते हैं, सर्वर की, वो सर्वर की यूज करते हैं। पर जावास्क्रिप्ट किसकी यूज करती है, हमारे इंटरनेट ब्राउजर की। अब सर्वर का यूज करने वाले तो लाखों लोग होते हैं, तो सर्वर पे पहले ही बहुत ज्यादा बर्डन होता है, तो वहां पे कैलकुलेशन थोड़ी धीमी होती है। पर इसकी अब जो ब्राउजर है उसकी बात करें तो उसको यूज करने वाले तो हम अकेले यूजर हैं, तो वहां पे क्या होता है, हम उस स्पीड को बढ़ा सकते हैं, ठीक है, यानी कि जो कैलकुलेशन की स्पीड है वो बढ़ा सकते हैं जावास्क्रिप्ट की मदद से। तो ये चीज है, और बहुत जगह इनका यूज होता है, चाहे आपके ऑनलाइन गेम वगैरह हो गए, ऑनलाइन गेमिंग है, ऑनलाइन जितनी भी आपकी न्यूज पोर्टल है, वेबसाइट है, फेसबुक, व्हाट्सएप, जो भी है, हर जगह कहीं ना कहीं जावास्क्रिप्ट का यूज है ही है इंटरेक्टिव बनाने के लिए, ठीक है। तो ये था इंटरनेट और ईमेल के बारे में। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। ये बातें आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट जो चीजें थी वो हमने इसके बारे में डिस्कस कर ली। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, इस क्लास में इतना ही, तब तक के लिए टेक केयर।